हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रेंड टीचर में। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हूँ जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आकलनों का विश्लेषण। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले सबसे पहले ये जान लो कि होता क्या, और सबसे बड़ी चीज़ कि आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल होने का कारण ये है कि मैं आज आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर से कुछ ऐसे सीक्रेट्स को उठाऊंगा जो मतलब क्लियर करूंगा जो शायद आप आज तक नहीं जानते हो। और यूट्यूब पे मतलब ये सीक्रेट मैंने आज तक नहीं देखा है, यानी कि ये सीक्रेट पहली बार आपके पास मैं लेकर के आया हूँ कि मतलब आज तक इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया। पहले सीक्रेट क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन क्या है तो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन सीक्रेट का मैं एक छोटा सा आपको एक सैम्पल देता हूँ जो कि हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो फादर है अभी तक कोई नहीं जानते हो, शायद जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं जानते हो तो चलो मैं बताता हूँ। इसका नाम है विलियम प्लेफेयर। और सबसे बड़ी बात देखो, विडंबना कितनी बड़ी है, इसकी विडंबना ये है कि विलियम प्लेफेयर ने इस पूरे डाटा इंटरप्रिटेशन का जो मेथड होता है, जो फॉर्मेट होता है, उसने डेवलप किया। और ये स्कॉटलैंड में डेवलप हुआ था, यानी कि ये जो जन्म जिसका हुआ था विलियम प्लेफेयर का, वो स्कॉटलैंड में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखोगे। जबकि जिसको क्रेडिट दिया गया, इसमें यह वही हाल है कि काम किया कोई और क्रेडिट लेकर के चला गया कोई और, जबकि जिसका नाम होता है उसका नाम है, वो सोचो कि वो ब्रिटेन की रहने वाली है और उसका नाम होता है कि ये एक नाम है फ्लोरेंस। ध्यान रखना इस नाम को, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक नाम है। अब देखो कितनी बड़ी विडंबना है, सोचो कितनी बड़ी कि विलियम प्लेफेयर जो कि एक स्कॉटिश थे, एक बहुत बड़े इंजीनियर, स्कॉट के रहने वाले थे, उन्होंने डेवलप किया, जबकि क्रेडिट जो जाता है वो पूरा का पूरा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाता है। ठीक है, तो कितनी बड़ी विडंबना है। तो चलो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस अभी हम लोग इस चीज़ में करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये पूरा स्टोरी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर के दौरान, चैप्टर को पढ़ने के दौरान। तो इसलिए वीडियो चूँकि आज का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, आज का वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत एक्साइटेड है, तो इस वजह से वीडियो को बिल्कुल आप स्किप नहीं करोगे। स्किप करोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा इस चैप्टर को। चलो अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर में क्या बताया गया है। ओके गाइस, चलो ओके, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन में। देखते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। तो आपको हम बता देते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देखो, पहले मेरी बात को समझो। अगर मान लो किसी भी एनालिस्ट को, एनालिस्ट का मतलब होता है जो उनका एक्सपर्ट होता है, जो उनको अध्ययन करता है, किसी भी एनालिस्ट को अगर डेटा दिया जाए फिगर के फॉर्म में, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री ने पहले साल मान लो कोई मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन किया, कुछ भी होगा, 5 लाख है, दूसरे साल उसने किया 10 लाख किया, तीसरे साल किया 6 लाख किया, चौथे साल उसने 5 लाख किया। तो अगर इस ढंग से उसको दिखाया जाए अगर किसी एनालिस्ट को, तो उसको मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी चीज को एक फिगर बना के दिखाया जाए जिसमें वो आसानी से कंपैरिजन कर सके, तो उस कंपैरिजन के लिए जो फिगर बनाया जाता है, जिसको हम लोग कंपैरेटिव फिगर बोलते हैं या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, तो उसके लिए जो फिगर बनाया जाता है उसी को डेटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, तो इन आंकड़ों का जो डेटा आपको दिया जाता है, उन आंकड़ों को एक फिगर में प्रेजेंट करना डाटा एनालिस्ट डाटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इसको हम लोग किसी भी डाटा इंटरप्रिटेशन को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो 4 होता है। कितना होता है? किसी भी डेटा को हम कितने रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं? 4 रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, पाई चार्ट के रूप में। किस रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं? पाई चार्ट। अब ये पाई चार्ट क्या होता है तो याद करो, आप पढ़ चुके हो और नहीं पढ़े हो तो आज मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो और थोड़ा सा समय दो। अब पाई चार्ट जो होता है वो एक सर्कल में होता है। पाई चार्ट कहाँ प्रेजेंट किया था? हम अभी आपको बताया ना कि डेटा को फिगर के रूप में प्रेजेंट करने का जो प्रोसेस होता है वो मतलब ग्राफ कहलाता है या डेटा इंटरप्रिटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये एक पाई चार्ट फिगर के रूप में होता है जिसमें आपको कुछ भी बोल देगा। मान लो बोल दिया कि ए जो है वो इतना भाग में है, आप कितना है वो आप जो मान लो कुछ भी दे दिया, मान लो 60 डिग्री दे दिया कि ए जो है 60 डिग्री है, बी जो है वो 100 डिग्री है, और सी जो है वो कितना हो गया 360 होता है ना, 160 और 160, यानी कि सी जो है 160 डिग्री है। तो इस ढंग का जो सर्कल के अंदर जो प्रेजेंटेशन होता है, उस प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। अब दूसरा आता है लाइन ग्राफ। दूसरे को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं लाइन ग्राफ। अब ये देखो लाइन ग्राफ कैसा होता है, ध्यान से देखना। आज हम लोग का टॉपिक है पाई चार्ट, हम लोग आज बहुत डीपली पढ़ेंगे और पाई चार्ट का एक एक क्वेश्चन, एक एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आज के बाद से जो पाई चार्ट नहीं भी जानता होगा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको पाई चार्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, आज आपका पाई चार्ट बिल्कुल
क्लियर हो जाएगा। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट आज के बाद पाई चार्ट को इजीली सॉल्व कर पाएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो और ध्यान से देखो। ओके, तो दूसरा होता है लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ कैसा होता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले लाइन ग्राफ में ऐसा एक लाइन होता है, यानी कि एक स्टैंडिंग लाइन होता है और एक स्लिपिंग लाइन होता है। ये रहा स्टैंडिंग लाइन और ये रहा स्लिपिंग लाइन, और इसमें कुछ डेटा दिया होता है। मान लो यहाँ पे 1 साल दे दिया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, यहाँ दे दिया प्रोडक्शन। मान लो कि 2005 में 3 लाख प्रोडक्शन था, 6 में कितना था, तो 6 लाख प्रोडक्शन था। तो इस ढंग का आपका डेटा दे देगा और बोलेगा कि भाई अब हमको डेटा दिखाइए। तो इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, मान लो कि आपका पहला साल हुआ है 2.5 लाख प्रोडक्शन, तो कैसे दिखाएंगे, तो इस जगह पे 2.5 लाख। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइन ग्राफ जो होता है वो हमेशा इस पॉइंट से, जहाँ जिसका वैल्यू 0 होता है, उससे पहले ऐसे जाता है। अब मान लो फिर अगले साल मान लो इसका प्रोडक्शन ऐसे हो गया, बढ़ गया, तो ये ऐसे जाएगा। फिर मान लो तीसरा साल ये घट गया, तो उसके बाद ये ऐसे, मतलब कहने का मतलब है कि लाइन ग्राफ इसको बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट तीसरा आ जाओ। तीसरा में क्या होता है, तीसरा जो होता है जिसको आप लोग पढ़े हो, आप जानते हो, तीसरे को बोलते हैं बार ग्राफ। क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है, ध्यान से देखो। अब बार ग्राफ जो होता है वो आप देखे होंगे कि ये भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आप देखोगे कि एक स्टैंडिंग लाइन होता है, एक स्लिपिंग लाइन होता है, और इसमें कुछ ऐसा फिगर बना होता है। इसमें कुछ मान लो डेटा दिया होगा, फर्स्ट ईयर एक फैक्ट्री है, फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन की, सेकेंड ईयर प्रोडक्शन की, थर्ड ईयर प्रोडक्शन की, फोर्थ ईयर प्रोडक्शन की, और कितना प्रोडक्शन की। मान लो इधर दे दिया कि कुछ भी प्रोडक्शन हो सकता है, 10 लाख प्रोडक्शन हो सकता है, 20 लाख प्रोडक्शन, मतलब कुछ भी प्रोडक्शन हो सकता है। अब आपको बताना है कि इसमें प्रोडक्शन आखिर हुआ कितना है। तो मान के चलो पहला साल में 5 लाख प्रोडक्शन हुआ, तो इस जगह पे आज सॉरी हम लोग बार ग्राफ बना रहे हैं ना, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें हमेशा जो है वो इस ढंग का फिगर होगा, इस ढंग का। मान लो कि इसका प्रोडक्शन पहला साल 11 लाख था, दूसरा साल मान के चलो कि 22 लाख था, तो ये हो जाएगा। तीसरा साल मान के चलो 5 लाख था, तो ये हो जाएगा। मतलब जिस ढंग का होगा, हम तो ऐसे ही आपको समझाने के लिए डेटा ले रहे हैं ना। तो आप ये चौथा साल मान के चलो इतना हुआ, कितना, लगभग 25 लाख। तो इस प्रोसेस को ऐसे जो प्रेजेंट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। ओके, चौथा है टेबल ग्राफ। अब टेबल ग्राफ कैसे बनाया जाता है, तो आप ध्यान रखना, मैं सारे फॉर्मेट अभी बता रहा हूँ कि कौन सा ग्राफ कैसे बनाया जाता है, अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। टेबल ग्राफ कैसे बनाया जाता है। टेबल ग्राफ में सिंपल ऐसे आपको टेबल बना दिया जाएगा, इस ढंग से टेबल बना दिया जाएगा, और टेबल बना करके आपको दे दिया जाएगा। मान लो इस जगह पे आपको दे दिया ईयर दे दिया, इस जगह पे प्रोडक्शन दे दिया, तो कितने साल में जो जो प्रोडक्शन होगा आप इसको मतलब तो समझ गया ना। पाई चार्ट सर्कल के अंदर बनाया जाता है। लाइन ग्राफ जो होता है इस 0 के पॉइंट से स्टार्ट होकर के कर्व होता है। बार ग्राफ आप देख रहे हो कि स्टैंडिंग बार्स होता है, जिससे प्रेजेंट किया जाता है टेबल ग्राफ में टेबल के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। अब चलो हम लोग, मैं जा रहा हूँ बोर्ड को क्लीन करने, और उसके बाद हम लोग ओके। अब आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है पाई चार्ट। क्या पढ़ना है, पाई चार्ट। ओके, मैंने कहा था ना कि आपको आज मैं कुछ हिस्ट्री से पर्दे उठाऊंगा। आप ध्यान से देखना कि वो हिस्ट्री क्या था। ध्यान से देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम प्लेफेयर। अब ध्यान से सुनो, बोलते हैं ना कि अक्सर मतलब ये इंसानों का दुर्भाग्य है। जानते हो क्या दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य ये है कि इंसान अक्सर ऐसा होता है, हमारे जगदीश चंद्र बसु के साथ भी ऐसा हुआ था। तो अक्सर ऐसा होता है कि काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और ले जाता है। ठीक है, देखो हम बताते हैं आपको विलियम प्लेफेयर का कहानी। सबसे पहले ये जान लो कि एक बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियर, एक ऐसे इंजीनियर जिनको ये बहुत शौक था कि वो अपने डेटा को फिगर के माध्यम से दिखाएं। तो मतलब इस कारण से वो हमेशा फिगर को इन्वेंट करते रहते थे, कभी इस फिगर का कभी उस फिगर का। तो फिगर इन्होंने ही इन्वेंट किया था, ये मेथड इन्होंने ही सिखाया था विलियम प्लेफेयर कि भाई मतलब वो किसी भी डेटा को फिगर के माध्यम से दिखाया जा सकता है, ये थे। अब देखो क्या हुआ, अब ये तो रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, यानी कि एक स्कॉटिश थे। अब स्कॉटिश होने के साथ साथ ये इंजीनियर जब थे तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले देखो प्रचलन कब हुआ था, इस ग्राफ का प्रचलन हुआ था 1801 ईस्वी में। और कैसे लोगों को पता चला था, कैसे पता चला था कि ग्राफ का प्रचलन जब हुआ 1801 में, तो इस इंसान ने टर्की के एक एम्पायर को एक ग्राफ के थ्रू किसी चीज को प्रेजेंट किया। तब भी 1801 में जब इन्होंने प्रेजेंट किया तब इस ग्राफ का या किसी भी फिगर का उतना वैल्यू नहीं था। लेकिन एक और, अब एक बात और नोट करने वाली है कि ये इंसान जो विलियम प्लेफेयर जो थे वो यूके में एक सीक्रेट एजेंट भी थे। क्या थे? एक सीक्रेट एजेंट थे। और सीक्रेट एजेंट होने के साथ साथ जब यूके में सीक्रेट एजेंट थे तो ये अक्सर फिगर्स के माध्यम से, ठीक है,
मतलब सीक्रेट एजेंट थे तो बहुत सारा ऐसा चीज होगा जिनको इनको प्रेजेंट करना होता है, फिगर के माध्यम से प्रेजेंट करते थे। और वहीं पे एक और लेडी थी जो उस समय की बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट थी, बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब देखो ध्यान से, ये जब यूके में सीक्रेट एजेंट का काम करने आया तो 1801 में तो इन्होंने दिखा दिया था कि ग्राफ, इस समय 1801 में लोगों को पता चल गया था, यानी कि इस किंग को खाली पता था, लोगों को नहीं पता चला था। लेकिन जब ये 1820 में जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उसका ग्राफ, उस ग्राफ को, उस फिगर को बहुत ज़्यादा जब यूज़ किया, तब ये जाकर के प्रचलन में आया, तब जाकर के ये कंटिन्यू हुआ। तो ये कहा गया कि विलियम प्लेफेयर ने नहीं बल्कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने पाई चार्ट को प्रचलित किया। पाई चार्ट को इन्वेंटर तो है ये, लेकिन ट्रेडिशन में इंक्लूड करने वाले, कि हमारे ट्रेडिशन में पाई चार्ट इंक्लूड होगा, उसको इंक्लूड करने वाली कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। देखो इन्वेंशन कहाँ हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था, लेकिन स्कॉटलैंड वाले को इन्वेंशन का जो मतलब उपाधि होता है, ऑनर होता है, वो नहीं मिला। ऑनर किसको मिला इन्वेंशन का? तो मिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है, जो कि कहाँ की रहने वाली थी? तो ये रहने वाली थी यूके की, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो ये इतिहास था जो कि हम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। ओके, चलिए आते हैं हम लोग पाई चार्ट पे। सबसे पहले देखो पाई चार्ट, हम आपको भी बताया ना कि पाई चार्ट जो होता है वो हमेशा एक सर्कल में होता है। अब हम लोग पाई चार्ट पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो आज हम लोग का आज का टॉपिक है। ओके, पाई चार्ट जो होता है एक सर्कल होता है, और सर्कल में आपको पता है एक सेंटर होता है, और आपको ये भी पता है कि सेंटर जो सर्कल का जो टोटल एंगल का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। अब ध्यान से देखना कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा कैसा, आपको एक बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप पाई चार्ट बना रहे हो तो आपको दूसरी चीज से लेना देना नहीं है। देखो, आपको पाई चार्ट बनाने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप बना सकते हो। थोड़ा बहुत तो आपको जानना चाहिए, अगर नहीं जानते हो तो आपसे पाई चार्ट नहीं बनेगा। जैसे किस किस चीज का, जैसे थोड़ा परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, परसेंटेज का। दूसरा हो गया आपका रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा फ्रैक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इन तीन चीजों के बारे में बेसिकली आपको जान, जैसे मान लो परसेंटेज में बोल देगा कि एक स्कूल में 500 विद्यार्थी हैं, 500 विद्यार्थी हैं और उन 500 विद्यार्थी में 30% जो है वो गर्ल्स है, तो बॉयज की संख्या बताइए और पाई चार्ट में दिखाइए। तो बस क्या हो जाएगा? 30%। कैसे हम इसको निकालेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना, आपको पाई चार्ट में दिखाना है, तो ये बोल रहा है कि 30% कितने डिग्री का एंगल में बनेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको 30% का, तो 30 कितना परसेंट है? तो 30% है, तो 30 बटा, आपको पता है परसेंट हटाने के लिए 100 लगाना पड़ता है। कितना का 30%? टोटल एंगल कितना है? तो 360 है, 360। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 30 90 6 18, यानी कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 108 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? तो क्या हो जाएगा? बॉयज हम पूछे थे ना, तो ये हो जाएगा आपका बॉयज हो जाएगा कितने डिग्री का एंगल? तो हो जाएगा 108 डिग्री का एंगल, और ये हो जाएगा गर्ल्स, तो कितने डिग्री का हो जाएगा? 360, यानी कि 260 252 डिग्री का एंगल। इसी को बोलते हैं पाई चार्ट। अब यहाँ लोग परसेंटेज में पूछा, अब रेशियो में भी पूछ सकता है। मान लो से बोला कि किसी भी जगह पे 1000 वर्कर है, मान लो 1000 काम लोग करते हैं, जिसमें से रेशियो हम बना रहे ना, ओके, 2/5 जो है वो मेल है, यानी कि पुरुष है, 1/5 जो है वो फीमेल है, और बाकी लोग जो हैं वो मतलब बच्चे हैं या कोई दूसरे जेंडर हैं, तो 2 1 3, और 2/5 क्या है? तो बाकी लोग चिल्ड्रेन हैं या कोई दूसरे लोग हैं। तो कैसे बनाएंगे? अब ये कितना है? 2/5, तो 2/5 किसका? मेल का संख्या है, और टोटल डिग्री कितना है? 360 डिग्री। तो काट दीजिए, 5 से काट देंगे 360 को, तो हो जाएगा 5 7 35, 5 72 डिग्री, यानी कि ये कितना निकलेगा? मेल का एंगल कितना डिग्री पे बनेगा? तो 72 डिग्री पे बनेगा। फीमेल का कितना बनेगा? तो 1/5 और गुना 360, तो 5 7 35 72, ये कितना डिग्री पे बनेगा? सॉरी, ये गलत कर दिया ना बाबू, कितना डिग्री? 2/72 गुना 144 ना होगा,
144, सॉरी, मेल कितना डिग्री पे बनेगा 144 डिग्री पे बनेगा, फीमेल कितना डिग्री पे बनेगा तो ये 72 डिग्री पे बनेगा और ये भी 144 डिग्री पे बनेगा। देख लो तीनों को जोड़ करके इतना आता है। ओके, इसी तरह से फ्रैक्शन में भी आपको क्वेश्चन कर देगा कि भाई इतना। तो समझ में आ गया कि आपको किस किस ढंग का क्वेश्चन दे सकता है पाई चार्ट से रिलेटेड। तो आपको डेटा दे देगा या परसेंटेज दे देगा और डेटा के अनुसार बोलेगा कि आप नंबर निकाल के दिखाओ। मान लो डेटा दे दिया बॉयज, सिंपल सा अगर कोई क्वेश्चन देखो ऐसा रहता कि इस पाई चार्ट में 252 डिग्री अगर गर्ल्स है, 252 डिग्री पे गर्ल्स है तो 500 में कितने विद्यार्थी गर्ल्स हैं? तो सिंपल निकल जाएगा ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से समझो। 252 डिग्री पे गर्ल्स है, कितने पे? 252 डिग्री पे गर्ल्स है, कितना का? 500 का। तो कितने गर्ल्स होंगे? तो सिंपल टोटल एंगल कितना है निकाल दीजिए। देखो कितना डिग्री में है तो 252 डिग्री पे कितना है बट्टा 360 डिग्री और गुना आपका हो जाएगा 500। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 0 0 मतलब सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही इसका आंसर होगा। तो देख लिए ना कि मतलब कहने का मतलब है कि आपको पाई चार्ट में परसेंटेज पता होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए और फ्रैक्शन पता होना चाहिए, तभी आप पाई चार्ट बना सकते हो, अन्यथा पाई चार्ट आप नहीं बना पाओगे। ओके क्लियर। अब चलो पाई चार्ट पे हम लोग कुछ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मैंने आपको ये हिस्ट्री बता दिया, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब चलो मैं इस पाई चार्ट पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके देखो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन लिख लिया है। क्या है क्वेश्चन पहले समझ लो। There are 3600 students in class A, B and C। अब बोल रहा है कि तीन क्लास है A, B और C जिसमें टोटल 3600 विद्यार्थी हैं, ठीक है। जैसे एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। देखो एक पाई चार्ट दिया हुआ है और पाई चार्ट में दिखाया हुआ है कि क्लास A में कितना डिग्री है स्पेस, कितना डिग्री का एंगल बनाता है वहाँ का स्टूडेंट, तो 130 डिग्री का। पाई चार्ट में B कितना बनाता है तो 80 डिग्री का और C कितना बनाता है 150 डिग्री का। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, तो प्रत्येक क्लास में स्टूडेंट की संख्या बताइए, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। एक क्लास ए में कितना स्टूडेंट है तो कैसे पता चलेगा क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितना है? देखो तो है 3600 है, ठीक है। और टोटल डिग्री कितना होता है, कितना डिग्री का एंगल होता है एक सर्कल में? टोटल इसमें वैल्यू कितना है तो 360 डिग्री और गुना ए का कितना है डिग्री तो 130। तो ये हो गया 10 बार में 360 से काटोगे 3600 को तो ये हो जाएगा 30 दहाइयाँ 1300 स्टूडेंट, 130 दहाइयाँ 1300 स्टूडेंट। यानी कि क्लास ए में कितने विद्यार्थी हैं तो 1300 विद्यार्थी हैं, ठीक है। क्लास ए का ये विद्यार्थी था ना, सॉरी। क्लास ए में कितने विद्यार्थी हैं तो 1300 विद्यार्थी हैं। अब आ जाओ क्लास बी में, क्लास बी में, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं तो 3600 विद्यार्थी हैं। टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री का एंगल है और क्लास बी का कितना एंगल बनता है तो 80 डिग्री का एंगल बनता है। 80 10 बार में 80 दहाइयाँ 800, ठीक है। अब आ जाओ क्लास सी में। तो क्लास सी में देखो तो कितना है टोटल स्टूडेंट कितना है तो टोटल स्टूडेंट 3600 है बटा 360 गुना 150। तो ये काट दोगे तो 10 बार में 150 से काट दोगे तो 1500 का स्टूडेंट। यानी कि टोटल जो 3600 स्टूडेंट था क्लास ए में कितने बैठे हुए हैं 1300 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। क्लास बी में कितने बैठे हुए हैं 800 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। क्लास सी में कितने बैठे हुए हैं तो 1500 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ओके गाइस, तो चलिए आज हम लोग पाई चार्ट देख लिया। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन होगा और अगर आप चाहते हो तो मैं बाकी सब भी ग्राफ पढ़ा दूंगा, बस मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले नॉलेजेबल वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।